अमित पाल जी जो जनरल सेक्रेटरी है पीसीसी के, पॉलिटिकल एडवाइजर है पीसीसी मैडम, देवेंद्र जी, आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी मीडिया के साथी, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाला वर्ष आप सभी के परिवार के लिए कुशल मंगल हो और हमारे देश के लोगों के लिए भी कुशल मंगल हो। आज जो हमारी प्रेस वार्ता यहाँ रखी गई है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी मणिपुर से शुरुआत कर रहे हैं, उस पर रखी गई है। आप सबको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने कड़कती धूप कन्याकुमारी से बर्फीले पहाड़ श्रीनगर तक 4000 किलोमीटर देश में बढ़ती महंगाई, नफरत और बेरोजगारी के खिलाफ करी। एक ऐतिहासिक यात्रा जिसके सभी कांग्रेस परिवार के नहीं, वो विपक्षी दल जो कांग्रेस के साथ कई मुद्दों पर दिखाई देते हैं, बहुत सारे एनजीओस, युवा साथी, कई ऐसे लोग जो विभिन्न मुद्दों की आवाज इस देश में उठाते हैं, उन सबको आपने राहुल जी के साथ चलते हुए देखा। भले ही धूप थी, बारिश थी, ठंड थी, श्रीनगर में आखिरी दिन बर्फ भी थी, परंतु राहुल जी की यात्रा रुकी नहीं। उस यात्रा के बाद विश्व की सबसे बड़ी यात्रा राहुल जी निकालने जा रहे हैं, जो 14 जनवरी को मणिपुर से चलेगी और मुंबई तक की यात्रा रहेगी। लगभग 6713 किलोमीटर की ये यात्रा 15 प्रदेशों से होती हुई 100 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगी, 110 लोकसभा और 337 विधानसभाओं से होकर निकलेगी। 66 डेज की ये यात्रा रहेगी और इस यात्रा में मैं तो अपने मीडिया के साथियों को भी निमंत्रण दूंगा कि आप सब लोग भी कोशिश कर ज्वाइन करें और कवर करें। ये न्याय यात्रा क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने निकल कर आता है। हमारे देश का जो संविधान है वो 4 स्तंभों पर निर्धारित है। एक है जस्टिस, एक है लिबर्टी, एक है इक्वालिटी और एक है फ्रेटर्निटी। अगर हम जस्टिस की, न्याय की बात करेंगे तो उसी पर आधार ये हमारी भारत जोड़ो यात्रा है। भले ही वो सामाजिक न्याय की बात करें, आर्थिक न्याय की बात करें या भले ही वो राजनीतिक न्याय की बात करें, इन सब न्यायों पर आधारित ये न्याय यात्रा राहुल गांधी जी मणिपुर से शुरुआत कर रहे हैं। मणिपुर एक ऐसा प्रदेश है जिसके बारे में अधिकांश लोग अब बात भी नहीं करते। आप सबको वो दृश्य याद होगा किस तरीके से मणिपुर में एक बहन को नंग अवस्था में रोड पर चलाया गया। आपको हाथरस का भी एक दृश्य याद होगा जहां हमारी दलित बेटी को रात को परिवार के बिना, जिसका अंतिम संस्कार सरकार ने करा था। भले ही लखीमपुर में जो हमारे किसान भाई के ऊपर गाड़ी चलाने का हादसा हो, हमारे युवा साथियों को अग्निवीर के नाम पे गुमराह करने की बात इस सरकार ने करी हो, या हाल ही में बीएचयू के अंदर जिस तरीके से एक बेटी का गैंग रेप करा गया, उन सब आंसुओं के इंसाफ को लेकर ये न्याय यात्रा राहुल गांधी जी चला रहे हैं। ये यात्रा महिलाओं के न्याय के लिए है, युवाओं के लिए है, पिछड़ों के लिए है, हमारे जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उन सब की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ते आ रहे हैं और इस न्याय के माध्यम से इसको आगे देश भर में लेके जाएंगे। एक सवाल खड़ा होता है कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या करा।
किस तरीके से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक अन्याय काल, मैं शब्द रिपीट कर रहा हूं, अन्याय काल किस तरीके से लोगों ने देखा। मैं कई इश्यूज आपके सामने उनको एड्रेस करना चाहता हूं जिससे आप इस अन्याय काल को रिलेट कर पाएंगे कि कांग्रेस ने इस 10 साल के मोदी राज को अन्याय काल का नाम क्यों दिया है। युवाओं की बातों से मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आपको याद होगा 2004 में देश भर में किस तरीके से युवाओं को न्याय मिलता था। जैसे ही मोदी जी की सरकार आई उस समय बड़े बड़े प्रचार मोदी जी ने करे और बड़े बड़े होर्डिंग देश भर में लगाए कि अब मिलेगा युवाओं को इंसाफ, 2 करोड़ रोजगार देंगे मोदी जी। आप 2 करोड़ रोजगारों की बात तो छोड़ो, जिन युवाओं साथियों को रोजगार मिल रहा था आज उनको रोजगार भी नहीं मिलता। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इस समय हमारे देश में है। 3 में से 1 ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। युवाओं को रोजगार देने की बात तो छोड़ो, युवाओं के इश्यूज में भी ये सरकार बात नहीं करना चाहती। उसी समय बड़े बड़े प्रचार, क्योंकि प्रचार के लिए तो मोदी जी फेमस है, पीआर स्टंट की ये सरकार है, प्रचार की ये सरकार है, मुद्दा भटकाने की ये सरकार है, एडवर्टाइजमेंट की ये सरकार है। बड़े बड़े होर्डिंग उस समय लगाते थे, महंगाई दूर करेंगे, खूब हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 450 वाला सिलेंडर महंगा था, 1000 वाला सिलेंडर सस्ता है। जितनी भी इस देश के अंदर मध्य वर्ग परिवार हैं, गरीब लोग हैं, उनकी सेविंग इस सरकार ने खत्म कर दी। किसी भी चीज को देख लीजिएगा आप, हमारी तो कई बहनें या मातृशक्ति भी यहां बैठी है, किचन में जाके देखिए, किसी खाने के तेल को देख लीजिए, कोई भी खाने का सामान देख लीजिए, आंख बंद करके जिस पे लगा जीएसटी लगा दिया, जब समझ आया जीएसटी हटा दिया। अनप्लान्ड जीएसटी की ये सरकार है। जिस तरीके से महंगाई के खिलाफ मोदी जी ने आवाज उठाई थी, आज 10 साल के बाद कमर तोड़ महंगाई हमारे देश में है। उस समय स्मृति ईरानी जी आपको याद होंगी, 450 का सिलेंडर लेके जगह जगह घूमती रहती। मैं तो दिल्ली में आता हूं, दिल्ली से आता हूं, इंडिया गेट में 450 का महंगा सिलेंडर लेके बैठती थी और आज पूछो 1100 का सिलेंडर, 1000 रुपए का सिलेंडर, तो उस पर वो बोलती नहीं। ये सच है जो आप और हम सब हर रोज अपनी जिंदगी में देखते हैं। आपको याद होंगे वो जो 3 काले कानून, किसान विरोधी काले कानून ये सरकार लेके आई थी। कोविड के समय देश भर के किसान दिल्ली के बाहर बॉर्डर पे बैठे थे। कोई एक व्यक्ति सरकार को उनसे मिलने नहीं गया। लगभग 750 किसान शहीद हुए। देश के अंदर हजारों लोगों पर जिन्होंने किसानों की हित की लड़ाई लड़नी चाहिए, उस पर मुकदमा इस सरकार ने लगवाया। ये तो किसान बैठा था बॉर्डर पर, उनके डर से इस सरकार को यह कानून वापस करना पड़ा, परंतु इस सरकार की मंशा नहीं थी। अगर आज आप एनसीआरबी इन्हीं की सरकार का डेटा मैं आपको बता रहा हूं, हर घंटे में एक किसान भाई सुसाइड कमिट करता है, और यह सरकार अपने आप को किसानों की सरकार बताती है। ये किसानों की सरकार नहीं है। इनके सारे के सारे जितने भी निर्णय थे ये किसान विरोधी थे। देश भर में जिस तरीके से हमारे एससी एसटी पर, हमारे ओबीसी पर, हमारे जितने भी आदिवासी हैं, इन पे जिस तरीके से नुकसान इनको सरकार से हो रहा है, इनके आंकड़े खुद के बताते हैं। ये जो जितने भी आंकड़े हम आपको कोट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं, ये सारे वो आंकड़े हैं जो केंद्र सरकार से हमने निकाल कर देखे हैं। क्राइम अगेंस्ट दलित 46.11% बढ़ा है इस सरकार में। मैं 2022 के एनसीआरबी के डेटा आपको दे रहा हूं, आपको उस प्रेस रिलीज में मिल जाएंगे। अगर आप आदिवासी की बात करेंगे तो 48.15% क्राइम उनके अगेंस्ट बढ़ा है इस सरकार के समय। यह सरकार आज तक कास्ट सेंसस की बात नहीं करती। महिलाओं की तरफ अत्याचार की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वादे लेके सरकार निकली थी, और अब तो बीजेपी के नेताओं से इन बेटियों को बचाना पड़ता है। हमारे देश के बड़े बड़े जो प्लेयर्स, सम्मानित प्लेयर्स, खिलाड़ी जब धरने पे बैठते तो उनका मजाक उड़ाया जाता है।
जब वो पदक लेके आए थे हमारे देश के लिए, तब तो फोटो खिंचाने सारे बीजेपी के लोग पहुंच गए थे। परंतु जब उन्होंने अपनी हक की बात सामने रखी, अपनी परेशानी सामने रखी, तो बृजभूषण और कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को बचाने का काम यह सरकार करती। आप डेटा चेक कीजिए, जितनी भी महिलाओं की तरफ अत्याचार इस सरकार के समय में बढ़ा है, 1 घंटे में लगभग 51 FIR क्राइम अगेंस्ट वुमेन की इस देश में फाइल होती हैं। ये 10 साल का इस सरकार का सच हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हम सब ने वो कोविड का समय देखा है। मुझे लगता है कोविड का एक ऐसा समय था जिसमें सभी के परिजनों में, सभी के घर के आसपास कहीं लोगों की मौत हुई। मैंने खुद अपने पिताजी को कोविड में खोया। लगभग 4 करोड़ माइग्रेंट्स हमारे देश के दिल्ली शहर को चलाते, हमारे जितने भी प्रवासी भाई बाहर से आते हैं दिल्ली शहर को चलाते, उनके जाने की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई थी। लगभग 4 करोड़ लोग पूरे देश भर में रोड पे खड़े थे, सरकार ने उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। वो दृश्य आपको याद होगा यूपी के अंदर, जब डेड बॉडीज को नदी में इस सरकार ने बहा दिया। WHO ने एक डेटा रिलीज करा, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा वो था। उस डेटा ने यह कहा कि 47 लाख लोगों की मृत्यु हमारे देश में कोविड के समय हुई और विश्व में हर 3 में से 1 मृत्यु भारत देश में। परंतु इस सरकार ने आज तक उन आंकड़ों को लोगों के सामने नहीं कर। जैसे ही ये सरकार उन आंकड़ों को सामने लेके आएगी तो अपनी विफलताओं का सर्टिफिकेट खुद इश्यू करेगी। अब आप देखिए, मेड इन इंडिया की बात ये सरकार करती है। वो मोदी जी की स्टेटमेंट आपको 19 जून 2020 की याद होगी, जब उन्होंने चाइना के लिए दी थी, ना कोई घुसा ना कोई है, और चाइना को क्लीन चिट उन्होंने दी। लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इस सरकार ने चाइना को दान दे दिया। आप सब ने, मीडिया के साथियों ने बहुत स्टोरीज उस समय चलाई थी। भारतीय जनता पार्टी के खुद के सांसद और पार्षद जो कि उस एरिया में रहते हैं, उन्होंने लगातार आके बोला था कि जहां हमारे भेड़ बकरियां चरने जाते थे, उनको लेके जाते थे, आज वहां पे चीन आर्मी बैठी हुई है। परंतु इस सरकार ने एक बार भी सच आपके सामने नहीं कर। चाइना से इन्होंने इंपोर्ट बंद कर दिया मोबाइलों का, परंतु जितने भी कई मोबाइल यहां मैं देख रहा हूं, इन सब के अधिकांश पार्ट चाइना से आते हैं। यहां तक कि जो पेच लगता है मोबाइल को बंद करने का, वो भी चाइना से आता है, और ठप्पा लग जाता है मेक इन इंडिया का। असेंबली पार्ट्स का इंपोर्ट हो रहा है, फोन का इंपोर्ट नहीं हो रहा। यह सरकार का 10 साल का सर्च है। जिस तरीके से इस सरकार ने लगातार चुनी हुई सरकारों को गिराया है, आपके सामने है। एक शब्द आया, ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस का क्या मतलब हुआ कि भले ही मध्य प्रदेश की सरकार, भले ही हमारी गोवा की सरकार, इतने ज्यादा प्रदेशों की हमारी सरकारों को ऑपरेशन लोटस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने इन सरकारों को गिराया है। CBI, ED और इनकम टैक्स का जिस तरीके से ये मिसयूज कर रहे हैं आपके सामने है, आपको जान के हैरानगी होगी, 95% जो इनके केसेस हैं, केवल और केवल कांग्रेस दलों के और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में दिखाई देते हैं उनके खिलाफ है। एक व्यक्ति जिसको मोदी जी खुद स्टेट से सबसे करप्ट व्यक्ति महाराष्ट्र में बताते हैं, और 2 दिन बाद जब उसको ज्वाइन कराते हैं तो उसकी करप्शन को भूल जाते हैं। हमने कहा था ना, ऐसा डिटर्जेंट भारतीय जनता पार्टी के पास है कि कोई भी इसको ज्वाइन करेगा तो करप्शन फ्री बन जाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का मजाक उड़ाया है, जितने भी ये विंग्स हैं उन सब का मजाक उड़ाया है, और केवल देश का नुकसान उन्होंने करा है। इसी को लेकर, एक आम व्यक्ति की आवाज को लेकर और इन सब के न्याय को लेकर राहुल गांधी जी एक यात्रा निकाल रहे हैं। और ये यात्रा केवल कांग्रेस तक सीमित नहीं है, कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। मैं खुद भारत जोड़ो यात्रा में लगभग 700 किलोमीटर चला था। हर एक वर्ग के लोग आके राहुल जी से बात करते हैं, सुनते हैं। ये मन की बात वाली यात्रा नहीं है, ये जन की बात की यात्रा है। अलग अलग लोग, अलग अलग वर्ग से आए हुए लोग, भले ही सफाई सैनिक हो, पुराने अधिकारी हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो,
कोई कल्चरल बैकग्राउंड से आता है, कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आता है, कोई आर्मी के रिटायर्ड लोग आते हैं। ये सब आके राहुल जी से अपनी बात को रखते हैं, सुझाव देते हैं, बताते हैं किस तरीके से और अच्छे काम ये सरकार कर सकती है, परंतु करती नहीं है। ये तो तय है कि कुछ उद्योगपति की ये सरकार है, उन्हीं उद्योगपतियों के लिए काम करती है। 1% उद्योगपति 40% वेल्थ इस देश की संभाल के रखते हैं। ये बहुत चौंकाने वाला फिगर है। क्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ मात्र 1% लोगों के पास देश की 40% आय है, और इसी के खिलाफ में ये न्याय यात्रा राहुल जी निकाल रहे हैं। इसी को लेकर आज आपके बीच में हमने चर्चा रखी है, और मैं चाहूंगा आप कोई भी लोग इससे कोई भी रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछेगा, और बड़ी खुशी होगी कि आप समय निकालकर इस यात्रा में अगर भाग भी लेंगे तो बहुत अच्छा। आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी के मामले में टॉप पर है, 34% बेरोजगारी दर के साथ। और हिमाचल सरकार जब बनी थी उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने 1 लाख रोजगार देने की वायदा किया था बेरोजगार में, लेकिन वो वायदा अब तक पूरा नहीं हुआ है। देखिए, क्योंकि ये प्रदेश से रिलेटेड सवाल है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रदेश से जो लोग आए हैं कि वो उसको और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। परंतु ये भी सच है कि किस तरीके से केंद्र सरकार जहां जहां उनके विपक्षी दलों की सरकार है उसका गला कैसे घोटती है, उनके हिस्से का पैसा देना, उनको योजनाओं में साथ चलाना, और जो फेडरल स्ट्रक्चर इस कंट्री का था उसको कैसे ये सरकार खराब कर रही है, केंद्र में बैठी है, सबके सामने जग जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे यहाँ के लोकल, हमारे यहाँ के प्रदेश से हमारे नेता हैं, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। और मेरा निवेदन है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का जो मुद्दा है उसमें जिस प्रकार से आपके प्रश्न है वही एक्सपेक्ट करेंगे। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की आपने जिक्र किया फर्स्ट फेज में, तो अगर बात की जाए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली है, अब 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कितने तैयार है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कितना फायदा मिलेगा? मेरे भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप इस सवाल को पूछते। अगर आप इन 5 राज्यों की बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख वोट ज्यादा मिले। और एक सवाल न्याय यात्रा का इसमें भी निकल कर आता है। आपने कभी सुना है इस देश के इतिहास में कि चुनाव के बीच में करोड़ों रुपए स्टेट गवर्नमेंट लाभार्थी को देती है? हम उन लाभार्थियों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस मंच से पहले कहना चाहता हूं, कल को आप चला दो कि लाभार्थी के खिलाफ बोला कांग्रेस ने। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस कमेटी ने गवर्नमेंट को अप्रोच कर लाभार्थियों का पैसा पहले ब्लॉक करा दिया। मध्य प्रदेश में ये उन्होंने नहीं होने दिया। मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव से 3 दिन पहले करोड़ों रुपए टैक्स का लाभार्थियों को अकाउंट में डाला जाता है। हम तो कह रहे जरूर डालो, परंतु चुनाव से 3 दिन पहले उसकी कंप्लेंट लेकर हम इलेक्शन कमीशन जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन नहीं देखता। और हाल ही में जो चेंज इलेक्शन कमीशन ने करा, आपने देखा है, अब 3 लोग इलेक्शन कमीशन की कमेटी के अंदर आ गए, 2 भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष पर। केवल इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने का काम ये सरकार कर रही है। अगर आप आंकड़े देखेंगे, भले आप छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, राजस्थान की बात करें, इन सब को जोड़ के देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी हमसे 10 लाख वोट पीछे है। वही अगर बात की जाए 22 जनवरी को जिस तरह से अयोध्या की बात करें, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? मुझे लगता है कल हमारी पार्टी ने हमारा ऑफिशियल स्टैंड आपके सामने रखा है। एक ऑफिशियल स्टैंड मुझे विश्वास है कि आप सबको कल एआईसीसी की तरफ से मिल गया होगा, और वही हमारा स्टैंड है। उसमें कुछ मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हमको निमंत्रण नहीं है, तो एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व बोल रहा है कि हम नहीं जाएंगे, खड़गे जी नहीं जाएंगे, सोनिया जी नहीं जाएंगे, तो क्या वो हटके जाएंगे, अपने निजी उस पर जाएंगे, या वो उसमें पार्टी का जो जाएगा वो पार्टी विरोधी लोग? साहब मुझे बात बताइए, मैं 30 साल से लगातार वैष्णो देवी जा रहा हूँ, क्या मुझे निमंत्रण चाहिए वहाँ जाने के लिए?
जिसको निमंत्रण आया। नहीं, आप मुझे बताइए ना, राम का निमंत्रण देने का भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास कोई हक तो है नहीं। तो ये तो है नहीं कि बीजेपी आरएसएस के लोग बुलाएंगे मंदिर में तभी जाएंगे। बताइए, मुझे तो नहीं लगता। एक मंदिर जो अब तक पूरा नहीं हुआ, मैं केवल एक बात से अपनी बात को विराम करना चाहता हूँ कि ये मुद्दा कुछ हो रहा है, दूसरे मुद्दे पर बात करें। भगवान राम सबके हैं, पॉलिटिकल गेम के लिए नहीं। कोई मुद्दा भटक जाएगा तभी मैं इस मुद्दे पे नहीं जाता। मैंने कहा हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। आप हम सब मंदिर जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में बहुत मंदिर, हिमाचल प्रदेश के मंदिर पे जाता हूँ। मुझे तो कभी कोई इन्विटेशन किसी मंदिर से नहीं है। भगवान के लिए इन्विटेशन नहीं चाहिए होता। कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं जो भगवान के इन्विटेशन के नाम से आगे चले। लेकिन वहीं अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पे कहा है कि सनातन धर्म के लिए भी जो है कांग्रेस के जो साथ जो लोग थे उन्होंने भी उस समय भी विरोध किया, तो ये विरोधी पार्टी है। देखिए, अनुराग ठाकुर हो या जैसे कई और लोग हो, उनका काम मोदी जी को खुश करने का है, वो करेंगे। धन्यवाद आप सब लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद।